हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 75 सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस टेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर से संबंधित क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कई नर्सिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्रिटिकल केयर नर्स एक ऐसे क्लाइंट की देखभाल करती है जिसे सिर में चोट लगने के कारण भर्ती कराया गया है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए मैनिटॉल निर्धारित किया गया है। नर्स के लिए किस इलेक्ट्रोलाइट की निगरानी करना प्राथमिकता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी क्लोराइड, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। करेक्ट आंसर बताना है इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोडियम। जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, पहले तो ये देखते हैं कि होता क्या है। स्कल के अंदर और मस्तिष्क के ऊतकों पर तरल पदार्थ जैसे मस्तिष्क मेरु द्रव में CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड द्वारा डाला जाने वाला दबाव है। सिर में चोट लगने से ICP बढ़ने का जोखिम होता है जो क्लाइंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के जोखिम में डालता है। देखिए अभी बताया गया है जैसे कि जो CSF होता है, तो CSF जो प्रेशर स्कल के अंदर और मस्तिष्क के जो टिश्यू पर जो CSF प्रेशर लगाता है उसको कहते हैं हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की संभावना बढ़ती है। मैनिटॉल एक IV द्वारा दी जाने वाली दवा है जिसे बढ़े हुए ICP के उपचार के लिए निर्धारित किया जाता है क्योंकि यह इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है मैनिटॉल, इसको IV दे रहे हैं, तो मैनिटॉल का काम होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करना। यह दवा मूत्रवर्धक मीन्स डायूरेटिक का कारण बनती है, विशेष रूप से यूरिन में सोडियम की कमी। अब होता क्या है कि जब मैनिटॉल देते हैं उससे क्या होता है, डायूरेटिक का ये काम करेगी और यूरिन में सोडियम की कमी हो जाएगी। सीरम सोडियम के स्तर की निगरानी एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है ये क्या है, सीरम सोडियम का लेवल चेक करना चाहिए नर्स को, कहीं ये सीरम सोडियम का लेवल कम तो नहीं हो रहा है। जब किसी ऐसे ग्राहक की देखभाल के प्रावधान में जिसे बढ़े हुए ICP के उपचार के लिए मैनिटॉल निर्धारित किया जाता है, जबकि सिर में चोट लगने के परिणामस्वरूप अन्य इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकते हैं। सोडियम में परिवर्तन निर्धारित फार्माकोथेरेपी के लिए विशिष्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार से देखा कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है तो CSF द्वारा डाला जाने वाला प्रेशर होता है और जब ये बढ़ जाता है तो इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। मैनिटॉल IV से देने से क्या हो जाता है, यूरिन में सोडियम की कमी हो जाती है, इसलिए सोडियम की निगरानी लगातार करनी चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोडियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नर्स एक बाल चिकित्सा क्लाइंट की देखभाल करती है जिसे मेडुलोब्लास्टोमा का निदान किया गया है और जो बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर का अनुभव कर रहा है। नर्स द्वारा कौन सी कार्रवाई उचित है? ए, बच्चे की गर्दन को तटस्थ स्थिति में रखें। बी, बिस्तर के सिरहाने को समतल स्थिति में लाएं। सी, बच्चे के शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए उस पर कंबल लगाएं। डी, निर्धारित अंतःशिरा तरल पदार्थ की दर बढ़ाएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे की गर्दन को तटस्थ स्थिति में रखें। बच्चे की गर्दन को क्या करना है, न्यूट्रल पोजीशन में रखना है उस बच्चे के लिए जिसको मेडुलोब्लास्टोमा का प्रॉब्लम है और बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर का अनुभव कर रहा है। अब देखते हैं ये मेडुलोब्लास्टोमा क्या होता है। देखिए इस फिगर के माध्यम से जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पहले तो जो ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो इसका जो हाइंड ब्रेन होता है इसको सेरिबेलम बोला जाता है। ये सेरिबेलम के अंदर ये कैंसर होने की स्थिति होने की जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है मेडुलोब्लास्टोमा। अब इस मेडुलोब्लास्टोमा के कारण इस बच्चे में क्या हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का अनुभव कर रहा है ये। तो इसको एक क्या करेंगे, एक न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे जिससे कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए।
यहाँ पर देख सकते हैं ये बच्चे की न्यूट्रल पोजीशन में यहाँ पर रखा गया है किस प्रकार से। प्लेसिंग द चाइल्ड्स हेड एंड नेक इन न्यूट्रल पोजीशन इम्प्रूव्स सेरिब्रल वीनस ड्रेनेज। इससे होता क्या है कि जो सेरिब्रल वीनस ड्रेनेज है उसका जो है वो इम्प्रूवमेंट होता है। हेल्पिंग टू स्टेबलाइज द क्लाइंट्स आईसीपी, जिससे कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर स्टेबलाइज कर जाता है, उससे सहायक होता है। देयरफॉर दिस एक्शन बाय द नर्स इज एप्रोप्रिएट। इसीलिए जो बच्चे मेडुलाब्लास्टोमा की जिनको प्रॉब्लम हो, मेडुलोब्लास्टोमा की, उनको न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल पोजीशन में रखना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन में रखने से सेरिब्रल वीनस ड्रेनेज अच्छा हो जाता है, जिसके कारण आईसीपी जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। इससे संबंधित और भी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे। बच्चे के सिर और गर्दन को तटस्थ स्थिति में रखने से मस्तिष्क में जल सिरापरक जल निकासी मीन्स होता है, इसको जो अभी इंग्लिश में बताया गया था वीनस ड्रेनेज इसको कहते हैं, सेरिब्रल वीनस ड्रेनेज में सुधार होता है, जिससे क्लाइंट को आईसीपी को स्थिर करने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर जैसे कि और भी इसमें जो विकल्प दिए गए थे उनके संबंध में देखते हैं। जैसे इसमें एक विकल्प दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था कि बच्चे के शरीर का तापमान बढ़ाएं, तो बच्चे के शरीर का तापमान को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि इससे कपकपी उत्पन्न होती है जो ग्राहक के आईसीपी को और अधिक बढ़ा देती है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब समझते हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसमें समझते हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर ये बढ़ा हुआ होता क्या है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो सीएसएफ की मात्रा बढ़ने पर स्कल के अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, स्कल पर, और ब्रेन के टिश्यू पर प्रेशर बढ़ जाता है। इसका कारण होता है साइनस संक्रमण भी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, और कोई भी प्रकार का कैंसर हो सकता है। मस्तिष्क पर दबाव बढ़ने से सिरदर्द और चिड़चिड़ापन पैदा करने वाली अन्य स्थितियों के समान लक्षण पैदा होने लगते हैं, लेकिन जो इसका मुख्य लक्षण होता है वो होता है सिरदर्द। बढ़े हुए आईसीपी का मुख्य लक्षण क्या होता है? सिरदर्द होता है। अब इसमें आगे ये देखते हैं कि जो इसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर में जो दवाएं होती हैं प्रयुक्त वो कौन कौन सी हैं। तो बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर में के इलाज के लिए जो दवाएं होती हैं, पहले फेनेटोइन है। फिनाटोइन दौरे को रोकता है और मस्तिष्क और उसकी बाहरी परत जिसको कि ड्यूरामेटर के बीच की जगहों को में तरल पदार्थ की मात्रा को कम करके काम करता है। यह क्लाइंट के मस्तिष्क को बिना दबाव डाले फैलने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार देखा हमने, पहली इसमें जो दवा चलती है ये फेनेटोइन है, और ये ड्यूरामेटर के बीच की जगहों में जो तरल है उसकी मात्रा को क्या करेगा? कम करेगा। इसके बाद जो दूसरी टैबलेट इसमें जो मेडिसिन है वो डेक्सामिथासोन है। तो डेक्सामिथासोन एक स्टेरॉयड है जो खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ाने वाली सूजन और जलन को कम करता है। तो ये क्या करेगी? सूजन और जो भी उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको कम कर देगी। आगे इसमें दिया गया फिनोबार्बिटल। तो फिनोबार्बिटल एक बार्बिचुरेट है जिसका उपयोग मस्तिष्क की गतिविधि को कम करने के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में तरल पदार्थ की मात्रा को कम करके काम करता है, जिससे मस्तिष्क पर दबाव कम करने में मदद मिलती है। फिनोबार्बिटल करता क्या है कि जो मस्तिष्क की जो भी गतिविधि है उसको ये कम करेगा, जिससे कि सीएसएफ की मात्रा कम हो जाएगी। अब आगे है इसमें मैनिटॉल। मैनिटॉल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है जो मस्तिष्क के ऊतकों में तरल पदार्थ की मात्रा को कम करके इस दबाव को कम करता है। यह खोपड़ी के खिलाफ दबाव डालने वाले तरल पदार्थ की कुल मात्रा को कम करता है। तो इस प्रकार हमने जो चौथा देखा, चौथा क्या है? एक मैनिटॉल है। मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है और ये मस्तिष्क के ऊतकों में क्या करता है, जो ज्यादा इसका तरल पदार्थ है उसको क्या करेगा? सीएसएफ को कम करने का काम करता है। इस प्रकार इसके इलाज के लिए जो भी आईसी बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर के इलाज के लिए 4 तरह की इसमें दवाएं देखी, फेनेटोइन, डेक्सामिथासोन, फिनोबार्बिटल और मैनिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्लाइंट जिसने हाल ही में इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने की प्रक्रिया करवाई थी, अचानक उसे बहुत ज्यादा उल्टी होने लगती है। नर्स को आगे क्या करना चाहिए? अंतःशिरा उस द्वारा ऑन्डेस्ट्रॉन 4 mg का प्रशासन करें, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें, उल्टी की मात्रा और स्वरूप पर ध्यान दें, ग्राहक को बाएं पार्श्व ट्रेडलबर्ग में रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, नर्स को करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जिसने भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने की प्रोसेस
करवाया था अभी हाल ही में, तो जब उसको बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती है तो उसके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे संपर्क करना चाहिए। अब इससे संबंधित जो ऑप्शन है जैसे कि ऑन्डेस्टॉन देना और उल्टी की मात्रा और स्वरूप पर ध्यान देना और ग्राहक को पार्स टेंडल वर्ग में रखना, इससे संबंधित जरा हम लोग अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें जैसे कि पहला एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि आईवी द्वारा ऑन्डेस्टॉन 4 mg दे रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ऑन्डेस्टॉन एक एंटी एमेटिक दवा है, लेकिन इस क्लाइंट के लिए एंटी एमेटिक दवा का संकेत नहीं दिया गया है। क्लाइंट की उल्टी बढ़ी हुई आईसीपी का परिणाम है जो ऑन्डेस्टॉन के प्रशासन से ठीक नहीं होगी। अब यदि इसको ऑन्डेस्टॉन दे भी दी जाएगी तो इसकी उल्टी में कोई आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उल्टी बढ़ी हुई आईसीपी के कारण है, ना कि किसी अन्य प्रॉब्लम के कारण। तो दूसरा जो इसमें ऑप्शन विकल्प था कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें, ये करेक्ट है। नर्स को क्लाइंट के महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करना चाहिए और तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहिए। इस क्लाइंट को तुरंत हस्तक्षेप के बिना ब्रेन हर्निएशन और मृत्यु का खतरा है। तीसरा है इसमें जो विकल्प था उल्टी की मात्रा और स्वरूप पर ध्यान दें, तो ये तो स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह कोई प्राथमिकता नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें कि ग्राहक को बाएं पार्श्व ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में रखें। तो क्लाइंट को ट्रेंडेलेनबर्ग स्थिति में रखने से क्या होगा, आईसीपी बढ़ जाएगा, तो इससे उसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसलिए इस पोजीशन में नहीं रखना है। ये जैसे कि ये ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन है तो इसमें नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following is not true for increased intracranial pressure in infants? शिशुओं में बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ड्रॉसीनेस, इंक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर, वॉल्जिंग फॉन्टानेल ऑन वोमिटिंग। इसमें जो भी सत्य नहीं है ये है ऑप्शन बी। बाकी ये ड्रॉसीनेस है, वॉल्जिंग फॉन्टानेल है और वोमिटिंग है, ये सभी बढ़े हुए आईसीपी के लिए सत्य हैं।